तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका आज की इस क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। सारे के सारे स्टूडेंट्स जल्दी से फटाफट से क्लास के अंदर आ जाइए, फिर जल्दी से भैया क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़बरदस्त दोबारा से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, आपके एग्जाम को पास करने के लिए फिर से मेहनत को स्टार्ट करेंगे। तो नमस्कार, नमस्ते, वेरी वेरी गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज हम दोबारा से बहुत सारे जीके जीएस के, करंट अफेयर्स के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज करने वाले हैं। संडे को मैंने 2 घंटे की हिस्ट्री की क्लास ली थी। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी वो जाकर क्लास देख लीजिए, क्योंकि वो क्लास आपके बहुत काम आने वाली है। राइट, इसी के साथ साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये हमारी क्लास का भैया आज का पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाल इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम पोर्तुगीज। कि पुर्तगालियों से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पुर्तगालियों से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को एक्वायर कर लिया था। ठीक है, हाँ भैया क्या आंसर दोगे इसका? राइट आंसर इज ए, बी, सी या डी? राइट आंसर इज 1668 इज द करेक्ट आंसर। 1668 में यह कार्यक्रम हुआ था। चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ की बेटी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से विवाह करने पर दहेज के रूप में बॉम्बे प्राप्त हुआ था। तो पुर्तगालियों के चार्ल्स फोर्थ को बॉम्बे मिला था दहेज में। ठीक है, फिर बाद में चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 27 मार्च 1668 में बॉम्बे दे दिया रेंट पे। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, ढोलावीरा। ढोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का एक फेमस शहर है, जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। इन चारों में से कौन सी नदी के किनारे ढोलावीरा बसा हुआ है? सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं सर। बेटा जब हम ऑफलाइन क्लास लेते थे या स्कूल जाते थे तो क्या पहले टीचर फोन करता था कि भैया जी क्लास स्टार्ट होने वाली है, प्लीज आ जाइए हम पढ़ाएंगे? खुद टाइम पर पहुंचते थे ना। तो जब पता है कि रोज शाम को 6 बजे क्लास होती है तो काहे बात का नोटिफिकेशन का वेट है? रेलवे अड्डा पर आओ, क्लास 6 बजे ले लो। समझ गए? काहे का नोटिफिकेशन? राइट आंसर इज लूनी। राइट आंसर इज सी, लूनी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ढोलावीरा भारत के गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर स्थित है। लूनी जो कि राजस्थान से निकलती है और कच्छ के दलदल में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, प्राचीन शहर ढोलावीरा की खोज 1967-68 में जगतपति जोशी जी ने की थी। ढोलावीरा 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया था। यह भारत का 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी कहां पर है? गुजरात के कच्छ में है ढोलावीरा। ठीक है, प्राचीन शहर, जगतपति जोशी ने इसकी एक्सकैवेशन खोज करी थी। 27 जुलाई 2021 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट चूज कर लिया था। समझ गए? ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वैदिक एज में या वैदिक पीरियड में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? वैदिक एज में, वैदिक पीरियड में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? कुलपा, ग्रामीणी, विस्पति या गोपति? राइट आंसर इज ग्रामीणी। राइट आंसर इज बी, ग्रामीणी इज द करेक्ट आंसर। सर संडे को भी क्लास रहता है क्या? बेटा हर संडे को नहीं रहता, लेकिन अभी जो 19 जनवरी को संडे था वहां मैंने हिस्ट्री के 100 एमसीक्यूज करवाए थे, यानी कि 2 घंटे की हिस्ट्री की क्लास ली थी। अगर आपका मन हो तो आप जाकर इस क्लास को देख लीजिएगा। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यास। इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यास कि मौर्यास के बाद किसका शासनकाल स्टार्ट हो जाता है? देखो, मौर्य से पहले है नंदा डायनेस्टी, नंदा के बाद है मौर्य एम्पायर, मौर्य के बाद है शुंग एम्पायर या शुंग डायनेस्टी। नंदा वंश की स्थापना
महापद्मा नंदा के द्वारा, महापद्मा नंदा के द्वारा नंदा वंश की स्थापना करी गई थी। मौर्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी गई थी। शुंग की स्थापना पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा करी गई थी। तो राइट आंसर इज शुंग वंश। राइट आंसर इज बी, शुंग वंश इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ यहां पढ़ेंगे जरा एक बार। महापद्मा नंदा ने 385 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करी। बात समझ आ गई? ध्यान रखना तीनों को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भारत में नेशनल लिबरल फेडरेशन, भारत में नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किस वर्ष में किया गया था? इन चारों में से किस ईयर में या इन चारों में से किस साल में नेशनल लिबरल फेडरेशन नाम की संस्था की स्थापना करी गई? राइट आंसर इज क्या लगा भैया? राइट आंसर सर, राइट आंसर इज सी, 1919 इज द करेक्ट आंसर। अब इंडियन नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन INLF सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा, साथ साथ तेज बहादुर सप्रू, VS श्रीनिवास शास्त्री और MR जयकर के द्वारा 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब करी गई थी? 1919 में करी गई थी। अच्छा, 1919 वैसे ही साल बड़ा कमाल का है। 1919 को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। 1919 में सबसे पहले आपका अगर हम पढ़ेंगे तो आपको मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देखने को मिलता है। मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा गया था, भारत का पहला संविधान कहा गया था। 1919 में आपको रोलेट एक्ट देखने को मिलता है। रोलेट एक्ट के बाद आपको महात्मा गांधी के द्वारा रोलेट सत्याग्रह देखने को मिलता है। इसके बाद आपको रोलेट सत्याग्रह, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसी साल में आपको सत्याग्रह सभा की स्थापना होती हुई नजर आती है, जिसकी स्थापना गांधी जी ने करी थी। फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जलियांवाला बाग का हत्याकांड या मैसेकर। फिर 1919 में ही जलियांवाला बाग के हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हंटर कमीशन, क्या करने के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हंटर कमीशन को बनाया गया था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमें 1919 में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1919 में ही देखने को मिलते हैं। और रोलेट एक्ट को ही काला कानून यानी कि ब्लैक बिल कहा जाता है। रोलेट एक्ट को ही काला कानून यानी कि ब्लैक बिल कहा जाता है। समझ गए? चलो आ जाइए भैया, अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है, पहले का आंसर क्या लगाया? 1919 लगाया। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? गुप्ता साम्राज्य के समय काल में गुप्ता साम्राज्य के पूर्वी तट पर एक बंदरगाह देखने को मिलती है, जिससे गुप्ता साम्राज्य का बहुत ज्यादा बिजनेस चलता है। ठीक है, यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उस बंदरगाह का नाम है? राइट आंसर इज तम्रालिपिति इज द करेक्ट आंसर। ताम्रलिपिति इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। ये जो हमारा कोणार्क टेंपल है, जिस टेंपल को सन टेंपल भी कहा जाता है। सर ये सन टेंपल कहां पे है? ये सन टेंपल आपके पूरी उड़ीसा में है, जिसे कोणार्क टेंपल कहते हैं। और कोणार्क फेस्टिवल भी उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये मुझसे पूछ रहा है बहुत सिंपल तरीके से,
चलिए, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे इसका? राइट आंसर इज गंगा एडमिनिस्ट्रेशन गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो पढ़ेंगे जरा भाई इसके बारे में थोड़ा सा और, क्या कहना चाहते हैं हमें, ये थोड़ा समझ लेंगे इसके बारे में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा करा गया था, जो कि 13वीं शताब्दी में किया गया था, जो कि 13 शताब्दी में किया गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारी क्लास का 8वां क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है भाई हमारी क्लास का ये वाला। ठीक है ना। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? हमें यहां पर 4 डायनेस्टीज का नाम दिया हुआ है। इन चारों में से सबसे ज्यादा पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? इन चारों में सबसे ज्यादा पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल इसका आंसर होना चाहिए, आपको पता है अच्छे से। राइट आंसर इज मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर की स्थापना 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना करी गई। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोका। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। आर्यभट्ट बिलीव टू हैव बीन बोर्न इन 5th सेंचुरी। यहां पर आर्यभट्ट की बात करी जा रही है। आर्यभट्ट जिसका जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इन चारों में से किस विज्ञान की फील्ड के लिए ये फेमस है? इन चारों में से किस विज्ञान की फील्ड के लिए ये फेमस है? तो आर्यभट्ट, आपको पता है हमारे भारत की जो पहली सैटेलाइट है उसका नाम भी आर्यभट्ट था। क्यों रखेगा उसका नाम आर्यभट्ट? क्योंकि आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट है पुराने जमाने के, और वो खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी की ही बातें करते हैं। राइट आंसर इज ए। देखो यहां पे हमारे सामने कुछ लिखा हुआ आ भी गया। क्या कह रहा है ये? कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह का नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था, और वो आर्यभट्ट है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, मोपला रेबिलियन। इन चारों में से किस साल में मोपला रेबिलियन हमें देखने को मिलता है? अगर हम भारत के अपनी एक ज्योग्राफी की बात करें तो ये हमारा भारत है। हमारे भारत के इस वाले एरिया को मालाबार कोस्ट कहा जाता है। हमारे भारत के इस वाले एरिया को मालाबार कोस्ट कहा जाता है, जो कि केरला में है। इसी एरिया पर आपको मोपला रेबिलियन देखने को मिला था, और इसको मालाबार रेबिलियन भी कहते हैं। राइट आंसर इज आर्टिकल 1921 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर एक तरफ मुसलमान किसान थे और एक तरफ हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे थे मुस्लिम किसानों पे, तो मुस्लिम किसानों ने हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट ये मोपला रेबिलियन किया था, मोपला विद्रोह किया था। समझ गए? जरा थोड़ा पढ़ लें इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है मुझे ये। मोपला विद्रोह जो कि 1921 के मोपला दंगों के रूप में भी जाना जाता है, 1921 में यह किया गया था, जिसमें एक तरफ अंग्रेज थे, और देखो इसमें क्या था ना, बेसिकली जो हिंदू जमींदार थे उनका सपोर्ट था, मतलब अंग्रेजों का सपोर्ट था उनके पास। समझ गए? अब टैक्स किसके लिए लेंगे? वो टैक्स तो उसी के लिए लेंगे ना। तो राइट आंसर इज 1921। अगला कौन सा, क्या पूछ रहा भैया ये? इन चारों में से किसके द्वारा भारत के पीएम को अपॉइंट किया जाता है? क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि इन चारों में से किसके द्वारा भारत के पीएम को अपॉइंट किया जाता है? एनी आइडिया? बताइए जी कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, हमेशा मैं 2-4 बात सिखा रहा हूं, उसको सुनना बहुत ध्यान से। जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर हुआ या भारत का कोई अदर मिनिस्टर हुआ, ठीक है, आपके सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ, आपके हाई कोर्ट का जज हुआ, किसी राज्य का गवर्नर हुआ, ठीक है, जैसे यूपीएससी है या इलेक्शन कमीशन है या फाइनेंस कमीशन है, इनका कोई अगर चेयरमैन है
या इनका अगर कोई मेंबर है, ठीक है, जैसे अगर हम इसके आगे बात करें, जैसे आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, इसका आर्टिकल 148, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुआ, इसका आर्टिकल है 76। इन सभी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। इन सभी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, समझ गए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज आर्टिकल 124, हाई कोर्ट का जज 217, यूपीएससी 315, इलेक्शन कमीशन 324, फाइनेंस कमीशन 280, इन सब में लिखा हुआ है कि इन सब के चेयरमैन और मेंबर को भारत का राष्ट्रपति ही क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन पर चलें तो यहां पर ही मेरे सामने यही बात क्लियरली आ जाती है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पीएम को अपॉइंट किया जाता है, और जो कि आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे मिनिस्टर्स को और भारत के पीएम को प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। अब यह क्वेश्चन आ चुका है पहला आज का हमारे करंट अफेयर का, यह हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 इन चारों में से कहां पर इनॉग्रेट करी गई है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 इन चारों में से कहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मंडप नई दिल्ली में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया था। 2024 में फर्स्ट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो हुआ था 2024 में, वो भी नई दिल्ली में हुआ था, और सेकंड भी नई दिल्ली में हुआ है। तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कंपोजिशन और जुरिस्डिक्शन की बात करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार और संरचना की बात करता है? 141, 148, 214, 124। बताओ भैया क्या आंसर होगा? ये चारों के चारों आर्टिकल आपके एग्जाम में एक बार नहीं, आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। देखो, आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। 214 हाई कोर्ट के स्थापना की बात करता है, हाई कोर्ट की स्थापना की बात करता है। 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, जुरिस्डिक्शन क्या होगा, यह आर्टिकल 124 में है। तो राइट आंसर इज डी। सर आर्टिकल 141 क्या है? आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ भी कहा जाएगा, वो भारत के सभी कोर्ट्स पर लागू होगा। भारत के सभी कोर्ट्स पे लागू होगा। कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई रात में हर गली में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, तो वो चीज हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन दोनों को भी माननी पड़ेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमारे बस की नहीं है। यह आर्टिकल 141 में लिखा हुआ है, यह आर्टिकल 141 में लिखा हुआ है। राइट आंसर इज डी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को क्षमादान की शक्ति इन चारों में से किस आर्टिकल में दी गई है? 71, 74, 72, 75। बोलो भैया क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन में ये तीन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 कहता है कि भारत का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी एडवाइस दी जाएगी वो एडवाइस राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। अभी रिसेंटली 18 जनवरी को 2025 को सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है। उस सीजीएल मेंस में यह क्वेश्चन आया था। अभी रिसेंटली सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है 18 जनवरी को,
जिसकी टाइपिंग कैंसिल हो गई है। अभी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था, यह वाला क्वेश्चन। आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट किस प्रकार होगी, अपॉइंटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति की बात करता है, पार्डनिंग पावर की बात करता है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान दी गई है। आप बताइए मुझे कि राज्यपाल को यानी कि राज्य के गवर्नर को किस आर्टिकल के अंदर पार्डनिंग पावर दी गई है, या क्षमादान की शक्ति गवर्नर को कौन से आर्टिकल में दी गई है। और ये आर्टिकल मैंने पढ़ाया है आपको, ये आर्टिकल मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। आर्टिकल तो मुझे लगता है कि आप नहीं बोल सकते कि सर ने एक भी छोड़ा होगा जो कि इंपॉर्टेंट हो। इसका क्या आंसर दोगे? वेरी गुड, राइट आंसर इज आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी है। समझ गए? चलो ग्रेट, अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। यहां पर मेरा सी करेक्ट है, आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स, अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के पास कितने जजेस हैं? अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के पास कितने जजेस हैं? राइट आंसर इज 33। राइट आंसर इज 33। जरा पढ़ेंगे इसके बारे में, आ जाओ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के सहित 33 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की अधिकतम संख्या 34 हो सकती है। इस 33 में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 32 अदर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, हमारे प्यारे भाई, हमारी प्यारी बहनें, हमारे बबुआ, हमारी बबुइनी, जो 32 जज हैं उनकी बात तो मैं आपसे नहीं पूछ सकता क्योंकि इनका नाम सबका मुझे भी नहीं पता होगा, है ना। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जो कि अभी न्यू सीजीआई अपॉइंट करे गए हैं, जरा बताइए भैया कि इनका नाम क्या है। भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बताओ बेटा। 1 CGI प्लस 33 ये मैक्सिमम हो चुका है। प्रेजेंट में 1 CGI प्लस 32 जज है। इनका नाम बताओ, इनका नाम क्या है नए सीजीआई का? चलो भैया आ जाओ नेक्स्ट। आता है किसी को? वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो 2 नाम ध्यान रखना, एग्जाम में आएंगे मेरे ख्याल से। संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बने हैं, संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर बने हैं। दोनों का नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपस में, तो गलती नहीं करनी है। इसका आंसर क्या है? इनमें से कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट करने की बात करी जा सकती है? इनमें से कहां पर प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है? या इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? संविधान में आर्टिकल 61 में, संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करी गई है। सिर्फ संसद के पास अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास अधिकार है। देखो आर्टिकल 61 कहता है लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से कहीं पर भी संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करी जा सकती है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया किस वजह से स्टार्ट करेगी? प्रेसिडेंट का जुर्म क्या होगा? प्रेसिडेंट का जुर्म होगा संविधान का आंदोलन, संविधान का उल्लंघन। क्या होगा? संविधान का उल्लंघन। सर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब बेटा कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। अब यहां पर पता है कमाल की बात क्या है? यहां पर कमाल की बात यह है कि भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वायलेशन का मीनिंग क्या होता है। भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं बताया हुआ कि वायलेशन से क्या मतलब होता है, बस वायलेशन लिख दिया। तो राइट आंसर इज संसद। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पर हमें हाई कोर्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। हाई कोर्ट के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? हाई कोर्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? इट हैज ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन, इट एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट एक्ट्स एज द कोर्ट ऑफ लॉ,
इसके पास मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है, कानून की अदालत। ये सारे करेक्ट है। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। सर एक डाउट है। अच्छा भैया, सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दे तो प्रेसिडेंट उसे दोषी होने के बाद भी कैसे क्षमा कर सकता है? बेटा, अगर ये राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है कि मानो कोई 22 साल का व्यक्ति है, वो अरेस्ट हुआ और उसका केस चल रहा है, 20 साल तक केस चला और 20 साल के बाद उसको फांसी की सजा मिल गई, ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है कि 20 साल सजा काट चुका हूं, कि जो वो डिजर्व करता था उसको मिल चुका है, ठीक है। तो उस केस में अगर प्रेसिडेंट के पास चिट्ठी भेजी जाए, रिक्वेस्ट करी जाए, तो क्षमादान की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन गवर्नर के पास नहीं है। सर आप पटना आ रहे हैं? नहीं बेटा, मैं पटना नहीं आ रहा। ना 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 ना, मेरा काम यहां पर ज्यादा है, मुझे पटना आने का कोई शौक नहीं है, मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट। आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आप में से किसी ने ये प्रेशर ग्रुप्स का नाम सुना होगा, प्रेशर ग्रुप्स या दबाव समूह का नाम सुना होगा। सर आप थ्योरी किसके अंदर पढ़ाते हैं? बेटा थ्योरी पढ़ाता हूं आपको पेड बैच के अंदर। जो बच्चा हमारा पेड बैच ज्वाइन करेगा वहां पर आपको इकोनॉमिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स ट्राइज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स बाय एंटरिंग प्रेशर ऑन। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? दबाव समूह। जैसे मानो कि कोई ऐसी चीज है जिस पर भारत पे कानून बनना चाहिए, मानो कि रेप के ऊपर कानून बनना चाहिए। एक होता है मैरिटल रेप, मैरिटल रेप पर भारत पे कानून नहीं है, कानून बनना चाहिए। अब पार्लियामेंट कानून नहीं बना रही है, तो पार्लियामेंट पर दबाव कौन डालेगा? पार्लियामेंट पर दबाव डालेगा जैसे कोई न्यूज चैनल, अखबार, एनजीओज, ये सारे दबाव डालते हैं। जो तो दबाव डाल रहे हैं डिसीजन लेने पर कि डिसीजन लो, देश का भला करो, उसे कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स दबाव किस किस पर डालते हैं? वो तो एग्जीक्यूटिव पर भी डालेंगे, न्यायपालिका पर भी डालेंगे और विधानसभा पर भी डालेंगे। तो राइट आंसर इज डी। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। भारत में प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट्स हैं? भारत में प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट्स हैं? बताओ भैया। जैसे मानो कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब तुम सारे मेरे साथ जुड़े हुए हो और तुम्हें कोई रेलवे प्रॉब्लम कर दे, तो सारे टीचर्स मिलके रेलवे के ऊपर प्रेशर डाल दें कि तुमने गलत किया, और रेलवे को प्रेशर में आके उस डिसीजन को ठीक करना पड़ जाए, तो हम भी प्रेशर ग्रुप में काउंट हो जाएंगे। हां जी, क्या आंसर भैया इसका? राइट आंसर इज, भारत में इस समय टोटल 25 हाई कोर्ट है। भारत में इस समय टोटल 25 हाई कोर्ट है। अब बड़ी कमाल की बात है, यहां पे भारत में 28 स्टेट्स हैं और भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 और 8 यानी कि 36 टोटल हो गए। 36 जगहों के लिए 25 हाई कोर्ट है। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा जगह के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्य के लिए भी हो सकता है, यानी कि 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक राज्य का और एक यूनियन टेरिटरी का एक हाई कोर्ट हो सकता है, 2 राज्य प्लस एक यूनियन टेरिटरी का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। समझ गए? इस बात को ध्यान रखेंगे। आ जाओ, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहां पर एक अमेंडमेंट आपको पढ़ाना चाहता हूं, उस अमेंडमेंट को पढ़ लेना कि अमेंडमेंट हमें क्या समझा रहा है। यहां पर हम 7th अमेंडमेंट, 7वें संशोधन की बात कर रहे हैं, जो कि संशोधन 1956 में हुआ है। 7वां संशोधन जो कि 1956 में हुआ है। 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम ने संसद को यह अलाउ किया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का एक सामान्य न्यायालय हो सकता है, एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। यह सिंगल हाई कोर्ट 2 राज्यों के लिए कब पास हुआ? 1956 में 7th अमेंडमेंट के द्वारा पास हुआ। वेरी गुड सर। इसके बाद सेम अमेंडमेंट में एक काम और किया गया कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक सेम गवर्नर हो सकता है, कि एक गवर्नर है, एक व्यक्ति है जो 2 राज्यों का गवर्नर है, या एक राज्य एक यूटी का गवर्नर है, या 2 राज्य और एक यूटी का गवर्नर है, ऐसा भी हो सकता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट।
इनमें से कौन सा आर्टिकल जजेस के अपॉइंटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? किसके जजेस? अच्छा, हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहा है। इनमें से कौन से आर्टिकल में हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करी गई है? बोलो भैया, क्या आंसर दोगे? सर ये तो गलत है कि प्रेसिडेंट के पास तो जज को निकालने का भी राइट है, डिसीजन एक्सेप्ट करो या सीट खाली करो। ना 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 ना, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। सुप्रीम कोर्ट के पास, प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का अधिकार नहीं है, सिर्फ रिमूव करने का अधिकार है। लेकिन रिमूव करेगा कब? अगर संसद के द्वारा पास किया जाएगा तो रिमूव करेगा। संसद के द्वारा पास किया जाएगा तो रिमूव करेगा, अपनी मर्जी से रिमूव नहीं करेगा। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से यह चूज कर सकता है कि शर्ट कौन से कलर की पहनूंगा, लेकिन संसद में जो यस होगा वो वही काम कर सकता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? हां जी, क्या आंसर होगा इसका? आर्टिकल 217 सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करता है। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करता है 217। अगला क्वेश्चन, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान? अगर मैं अंडमान आइलैंड की बात करूं तो इनमें से कौन सी कंट्री अंडमान आइलैंड के सबसे नजदीक है? इनमें से कौन सी कंट्री अंडमान आइलैंड के सबसे नजदीक? राइट आंसर इज म्यांमार। म्यांमार आइलैंड अंडमान आइलैंड से बहुत नजदीक है। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। आओ जरा पढ़ेंगे इसके बारे में एक बार। अंडमान आइलैंड और म्यांमार के बीच में 130 किलोमीटर का डिफरेंस है। रोंडो आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है, उसका अंडमान आइलैंड से जो डिस्टेंस है 145 किलोमीटर है। डोंड्रा हेड जो कि श्रीलंका में है, अंडमान का 14 से 14 किलोमीटर। राइट आंसर इज अंडमान आइलैंड म्यांमार के अयेरवड़ी रीजन से क्लोजेस्ट है। क्लोजेस्ट। विंध्या की जो पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार की पहाड़ियां हैं? विंध्या की जो पहाड़ियां हैं बेटा, वो किस प्रकार की पहाड़ियां हैं? चलो आज मैं तुम्हें पहाड़ियों में और माउंटेन में डिफरेंस समझाता हूं। आ जाओ, आज समझेंगे हम हिल्स में और माउंटेन्स में डिफरेंस। किसमें? हिल्स में और माउंटेन्स में डिफरेंस। बात सुनना ध्यान से, तुमको पता नहीं होगा, स्कूल के अंदर पढ़ाया लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा। अगर कोई ऐसी पहाड़ी है जो ऐसे चोंच सी है, अगर कोई पहाड़ी है जो ऐसे चोंच सी है, ऐसे जाकर ऊपर जाकर ऐसे वी शेप बन रही है, और जिसकी जो ऊंचाई है 1000 मीटर से कम है, उसे कहते हैं हिल, यानी कि उसे कहते हैं पहाड़ी। अगर कोई ऐसे जिसकी ऊपर ऐसे वी की चोटी है और जो 1000 मीटर से ज्यादा है, उसे कहते हैं माउंटेन, यानी कि उसे कहते हैं पहाड़। अगर ऐसे वी कलर की कोई चोटी है, 1000 मीटर से कम है, वो हिल हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगी। अगर 1000 मीटर से ऊपर है और ऐसे वी शेप है तो वो हो जाएगा माउंटेन, वो हो जाएगा पहाड़। ठीक है। अब अगर इस तरीके से कुछ बन रहा है और ऊपर उसकी चोटी नहीं है, ऐसे फ्लैट है, फ्लैट, एक फ्लैट रीजन है, फ्लैट रीजन, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्लेटू, इसे बोलेंगे प्लेटू, इसे बोलेंगे पठार। अब ये प्लेटू 1000 मीटर से कम है या 1000 मीटर से ज्यादा है, लेकिन अगर उसका यहां पर सरफेस, अगर उसका सरफेस ऐसा है, चोटी नहीं है, तो उसको प्लेटू या पठार ही कहा जाएगा, उसको प्लेटू या पठार ही कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। हिल 1000 से कम, माउंटेन 1000 मीटर से ज्यादा।
अगर चोटी नहीं है, ऊपर ऐसे फ्लैट है, तो प्लेटू यानी कि पठार। समझ गए? चलो आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। तो इनमें से विंध्या की पहाड़ियां क्या है? विंध्या की पहाड़ियां हैं ब्लॉक माउंटेन्स। हिमालय की पहाड़ियां क्या है? हिमालय की पहाड़ियां हैं फोल्ड माउंटेन्स। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज आपका हो गया ब्लॉक माउंटेन। अगला क्वेश्चन आ गया, है ना भैया? चलो, एनटीपीसी में थ्योरी भी पूछते हैं बेटा। थ्योरी को पढ़ के ही तो एमसीक्यू सोल्व करेगा, या बस ऐसे तुक्का मारेगा ए बी सी डी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव भी लगा दो, ऐसे थोड़ी करेगा। कैसे करेगा? थ्योरी पढ़कर ही करेगा ना। ये क्या क्वेश्चन है ये वाला बेमतलब का? हाँ जी, क्या आंसर है इसका? तुंगभद्रा रिवर इन चारों में से किसकी ट्रिब्यूटरी है? तुंगभद्रा रिवर इन चारों में से किसकी ट्रिब्यूटरी है? बोलो भैया क्या आंसर होगा? तुंगभद्रा नदी जो खबरों में थी, किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर इज कृष्णा। राइट आंसर इज सी, कृष्णा नदी इज द करेक्ट आंसर। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। कृष्णा नदी की और कौन सी सहायक नदी है? जैसे तुंगभद्रा, भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा और मूसी, ये सारी कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है भैया? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली कृष्णा रिवर न्यूज में थी, तुंगभद्रा रिवर न्यूज में थी, और दो बार न्यूज में है। 1 अगस्त 2024 के अंदर न्यूज में थी, और अभी एक रिसेंटली 4-5 दिन पहले न्यूज में थी। पहले था कि तुंगभद्रा जो डैम है, जो तुंगभद्रा नदी के ऊपर है, उसके गेट खुल गए थे, तो फिर फ्लड्स आने के चांसेस थे। अभी क्या है कि तुंगभद्रा केनाल का जो पानी है वो आंध्र प्रदेश जाने के रोका जाएगा। ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों बेटा हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर हमें न्यूज में आने के चांस है, तो एग्जाम में आ सकता है। हमारे सामने 4 देशों के नाम दिए गए हैं। ये कह रहा है कि भैया भारत इन चारों में से सबसे लंबी लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? सर अंडमान तो मिजोरम के करीब है बेटा। मिजोरम भारत में है, वो भारत से बाहर की बात कर रहा है। और ऐसे तो अंडमान आपके आंध्र प्रदेश से भी नजदीक है। तो मैं ऑप्शन को काट दूं, ऐसे एग्जाम में कंप्यूटर पे काटा मार आई हो कि गलत ऑप्शन दिए हैं, यहां पर लिखो मिजोरम है। क्या कर रहे हो? कहां चल रहा है दिमाग? ये इसको कहां दौड़ा रहे हो? क्या करना क्या चाहते हो इससे? है राइट आंसर इज बांग्लादेश। इंडिया सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, यानी कि 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है 106 किलोमीटर। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है, जैसे इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ, इंडिया चाइना मैकमोहन लाइन, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उस लाइन को क्या बोलते हैं? इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उस लाइन को क्या बोलते हैं, जरा बताइए। यह क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर का है। पीएम वानी स्कीम इन चारों में से कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च करी गई थी? पीएम वानी स्कीम रिसेंटली दोबारा से न्यूज में है, पहले भी थी न्यूज में। पीएम वानी स्कीम पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई को प्रोवाइड करने का काम करती है। इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम है डूरेंड लाइन। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका नाम है डूरेंड लाइन। इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। ध्यान रखेंगे इस बात को। राइट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। भाई वाईफाई को प्रमोट करने की बात करी गई है ना, वाईफाई को ज्यादा फैलाने की बात करी गई है ना, तो भाई साहब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ही होगा। और क्या होगा सर? पीएम वानी स्कीम न्यूज में क्यों है? अभी रिसेंटली 2 बातें हुई हैं। एक तो पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी की बात करी जा रही है, और ब्रॉडबैंड रेट्स को कम करने की बात करी जा रही है। अभी ट्राई ने, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ट्राई ने
सारी, जैसे कि एयरटेल हो गया, जैसे कि आपका वोडाफोन हो गया, जैसे कि आपका जियो हो गया, इनको एक सस्ता प्लान निकालने का, इनको एक सस्ता प्लान निकालने की बात बोलिए कि एक अफोर्डेबल प्लान निकालो जिस प्लान में आपने ब्रॉडबैंड देना ही नहीं है, कि इंसान चाहता है फोन करे फोन आए, कि सस्ता पैक निकालो, सस्ता, कि भारत के सब लोग ले सकें, भारत के सब लोग ले सकें। ये ट्राई ने बोला इन सबको अभी। भारत, in India, how many states share coastline? In India, how many states share coastline? एनटीपीसी का पेपर कंप्यूटर पर होगा, हां भाई, एनटीपीसी का एक होगा सीबीटी 1, एक होगा सीबीटी 2। इसका नाम ही यही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, कि दोनों एग्जाम कंप्यूटर पर होंगे। समझ गए? कोई भी क्वेश्चन आपका यहां पर डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, राइट? हाँ जी, क्या आंसर है भैया इसका? सर इसका आंसर नहीं देंगे, हम इसके स्टेट्स पढ़ेंगे। देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, टोटल 9 हो गए। भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी तटीय जो है, जो तटीय सीमा, मतलब उनकी जो सीमा है वो किसको? समुद्र को टच करती है, उनकी तटीय सीमा है। राइट आंसर इज 9। भारत की बंदरगाहों के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जरा बताओ मुझे एक बार। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी आंसर दो, बोलो भैया, कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? क्या लगता है आपको? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? और जरा पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है कि इंडिया के जो सारे पोर्ट्स हैं, भारत का 25% ऑफ फॉरेन ट्रेड मेजर पोर्ट से आता है। अगर 25% मेजर पोर्ट से आता है तो बाकी का 75 कहां से आता है? तो बाकी का 75 कहां से आता है? यह गलत स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूं कि 80 से लेकर 90% के बीच में भारत का ट्रेड मेजर पोर्ट से आता है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑन द वेस्ट कोस्ट देयर आर पोर्ट्स ऑफ मुंबई, कि भारत के पश्चिम तटों पर आपको मुंबई, एन्नोर और प्रदीप पोर्ट पाए जाते हैं। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, उड़ीसा भारत के ईस्ट साइड में है, तो यह भी गलत हो गया कि भैया पारादीप पोर्ट कब से वेस्ट में आ गया, वो तो ईस्ट में, उड़ीसा में है, ईस्ट हो गया। विशाखापत्तनम इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया, गलत। राइट आंसर इज ओनली बी। 27th का सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बी करेक्ट है। 27th का सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बी करेक्ट है कि भारत में 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 205 नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स हैं। समझ गए? अब यहां पर आपके सामने मेरे पास एक क्वेश्चन और आ जाता है। यहां पर लिखा है कि विशाखापट्टनम इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। मैं पूछ रहा हूं कि इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है? इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है? यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। यह मुझे आप बताओगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आना है कि भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है। क्या लगता है, क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज मुंबई। भारत का जो मुंबई पोर्ट है, जो कि भारत का एक मेजर पोर्ट है, वो भारत में सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है। तो राइट आंसर इज ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चंस में मैं ऐसे क्वेश्चन 2-4 क्यों लेके आता हूं कि आपको शीशा दिखा सकूं कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया पिछले वाले क्वेश्चन का, यानी कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें कमी है, आप चीजों को ठीक से नहीं पढ़ रहे हो। समझ गए? चलो, हां जी, क्या आंसर दोगे इसका? लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मैनी आइलैंड? लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड पाए जाते हैं? लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा, अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं, सबसे ज्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप के अंदर पाई जाती है। सबसे छोटी भी है तब भी। इसका आंसर क्या दोगे? 36। राइट आंसर इज 36। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड पाए जाते हैं, जो कि भारत की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। अगला क्वेश्चन आइए। सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट
वॉर प्लेस्ड, सियाचिन को कहते हैं हाईएस्ट वॉर ग्राउंड। किस किस के बीच में सियाचिन ग्लेशियर पर लड़ाई होती है? इंडिया और पाकिस्तान। आज से 5-7 साल पहले की रिपोर्ट है, 5-7 साल पहले की, कि इंडिया हर दिन सियाचिन ग्लेशियर को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। पाकिस्तान हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च करता है सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने के लिए। इंडिया का तो कब्जा है, तो इंडिया कब्जे को बनाए रखने के लिए 5 करोड़ खर्च कर रही है, और वहां पर वो 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा पैसे का नहीं है। जो हमारे भाई जो फौज में हैं और जो सियाचिन ग्लेशियर पर काम कर रहे हैं, वहां पर तैनात हैं उस ठंड में, जहां पर जब रियल का जूस आता है ना, जूस डब्बे के अंदर, भाई साहब जूस जम जाता है, दूध बर्फ बन जाता है। उस दूध को पहले गर्म करके पिघा लो, जूस को पिघा लो, फिर पियो। समझ गए? किसके लिए? एक बर्फ के पहाड़ के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? काराकोरम रेंज। राइट आंसर इज ए, काराकोरम रेंज इज द करेक्ट आंसर। अलमाटी डैम इनमें से कौन सी नदी पर देखने को मिलता है? अलमट्टी बांध, क्या भैया? अलमट्टी बांध इन चारों में से हमें कहां देखने को मिलेगा? अलमट्टी डैम इज ऑन विच रिवर? राइट आंसर इज कृष्णा। अलमट्टी डैम बेटा कहां पर है? कृष्णा नदी पे है। आ जाओ पढ़ेंगे इसके बारे में। अलमट्टी बांध भारत के उत्तरी कर्नाटका में कृष्णा नदी पर स्थित है, जहां पर घाट प्रभा और कृष्णा नदी के संगम पर यह पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इन चारों में से किस साल में लॉन्च करी गई? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इन चारों में से किस साल पे लॉन्च करी? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जवाहर रोजगार योजना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा एक बार कि जवाहर रोजगार योजना इन चारों मतलब किस 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था? 7th 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था। अगर मैं इसकी बात करूं तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज 1919। अब यहां पर कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1990 में लॉन्च करी गई। जवाहर रोजगार योजना का ही नया नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना था, जिसका काम था रूरल डेवलपमेंट, गांव में रह रहे लोगों को क्या करना? कमाने का मौका प्रोवाइड करना। नेक्स्ट 32nd, भारत में पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ? भारत में पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ? देखो, अगर मैं भारत में फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करूं, अगर भारत में सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करूं, अगर भारत में थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करूं, तो पहला प्लान 1951 से लेकर 1956 तक, दूसरा 1956 से लेकर 61 तक, तीसरा 1961 से लेकर 66 तक, उसके बाद 1966 से लेकर 69 तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया, जिस समय को कहा जाता है प्लान हॉलीडेज। जब पहला प्लान आया, पहले प्लान का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंप्रूव करना, कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, यह पहले का ऑब्जेक्टिव है। दूसरे का ऑब्जेक्टिव है भारत में इंडस्ट्री को प्रमोट करना, भारत में औद्योगिकरण लेके आना, भारत में बेसिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। तीसरे में क्या हो गया कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को प्रमोट करना है। पहले में ओनली एग्रीकल्चर, दूसरे में ओनली इंडस्ट्री, तीसरे में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों को प्रमोट करने की बात करी गई। पहले को कहते हैं हेरोड डोमार मॉडल, पहले को हेरोड डोमार मॉडल कहा जाता है, दूसरे को महालानोबिस मॉडल कहा जाता है, और तीसरे को गदगिल योजना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। पहले का नाम क्या है? ठीक कर दूं इसको। पहले का नाम है हेरोड डोमार मॉडल,
दूसरे का महलनोबिस मॉडल, तीसरे का गदगिल योजना। इनमें से अगर 5 ईयर प्लान में से क्वेश्चन आया तो 80% क्वेश्चन इसी पॉइंट में से आता है। समझ गए? राइट आंसर इज 1951। मुद्दा 1951 के बारे में आंसर यस करने का नहीं है, मुद्दा ये सारी बातें जानने का भी है। समझ गए? चलो नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन। इनमें से कौन से 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का स्लोगन, या इनमें से कौन से प्लान में गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 5th 5 ईयर प्लान में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? गरीबी हटाओ का आंदोलन लगाया गया। समझ गए? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। अब यहां पर एक क्वेश्चन है जहां पर एक थोड़ी सी एक मैं आपके साथ थोड़ा सा खेल खेलना चाहूंगा जिससे कि आप मुझे इसका आंसर सही दे पाओ। क्वेश्चन यह है कि रिसेंटली अभी यह क्वेश्चन करंट अफेयर का है, आपको पहले बताया तो यह क्वेश्चन करंट अफेयर का है। अभी रिसेंटली गूगल ने एक स्टार्टअप के साथ टाई अप किया है। अभी रिसेंटली गूगल ने एक स्टार्टअप के साथ टाई अप किया है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसे कम करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए। उस स्टार्टअप का नाम क्या है? स्टार्टअप का नाम है वराहा। स्टार्टअप का नाम क्या बेटा? स्टार्टअप का नाम है वराहा। तो गूगल ने अभी, गूगल वराहा, इन दोनों ने मिलके CO2 एमिशन के साथ लड़ने के लिए क्या किया है? हाथ मिलाया है। अब यह पूछ रहा है मुझसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा CPI को पब्लिश किया जाता है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा WPI को पब्लिश किया जाता है। CPI का बेस ईयर 2012 है, राइट आंसर इज डी। WPI का बेस ईयर 2011-12 है, 2011-12 है, राइट आंसर इज डी। 36th क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कोशिका को, इनमें से कौन से ऑर्गेनेल को पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। इनमें से कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए? हमारी बॉडी में जो गंदा खून है उस गंदे खून को साफ करने के लिए, उसको जितना भी मटेरियल गंदा है उसको वाटर बनाकर बॉडी से बाहर निकालने के लिए, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन कर रहा है? सर ये कर रहा है लिवर। ये काम है लिवर का, राइट। जैसे आपने कहा होगा ना कि इसका लीवर अगर खराब हो गया है तो उसको कोई भी खाना पचता नहीं है, वो लीवर खराब हो जाएगा तो पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। राइट आंसर इज बी, लीवर इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से शहर में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम खोला गया है? यह क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है। इनमें से गुजरात के, चलो आपको हिंट भी दे दिया एक, इनमें से गुजरात के कौन से शहर में रिसेंटली अभी आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है? राइट आंसर इज वाडनगर। राइट आंसर इज बी, वाडनगर इज द करेक्ट आंसर। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम लॉन्च्ड इन वाडनगर, गुजरात में है जो। चलिए, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ फंगी? फंगी की स्टडी को इन चारों में से क्या कहा जाता है? फंगी के अध्ययन को इन चारों में से क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज, देखो भैया, बोटनी, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, बोटनी, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल, जूलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी यानी कि माइकोलॉजी, कवक विज्ञान। क्या हो गया भैया हमारा? बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, वैक्सीनेशन के लगाने पे हमें किस प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है? वैक्सीनेशन के लगाने पे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को जनरेट किया जाता है डिजीज से लड़ने के लिए। हमारी बॉडी में जब सुई लगाई जाती है, सुई लगाकर बोलते हैं उई,
ये जो उई होती है ना, उई, इस उई से हमारी बॉडी के अंदर बनती है एंटीबॉडीज, और इस एंटीबॉडीज के द्वारा हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी, क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी बनाई जाती है। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। तो इसी के साथ साथ आज हमने 1 घंटे 50 की जगह 40 क्वेश्चन करे हैं। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा हो गई है, राइट, लेकिन समय हो चुका बेटा क्लास का आज का। तो आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास के अंदर मजा आया, आपको लगा कि सर ने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं, तो रोज शाम को 6 बजे हमारी क्लास होती है बेटा एनटीपीसी की, जहां पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके एग्जाम को पास कराने की, जहां पर आपको मैं जीएस, जीके और करंट अफेयर साथ में सोल्व करवाता हूं। तो जिन बच्चों को क्लास के अंदर मजा आया है, सारे के सारे स्टूडेंट्स एक बार मेरे कहने पर क्लास के चलते हुए लाइव या रिकॉर्डिंग कैसे भी देख रहे हो बेटा, क्लास को एक बार लाइक कर देना, और हमारे चैनल को रेलवे अड्डा 24/7 को डेली क्लास में जुड़ने के लिए, डेली क्लास की नोटिफिकेशन के लिए और जबरदस्त तरीके से एनटीपीसी को पास करने के लिए हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ये आप मेरे कहने पर मेरे लिए कर सकते हैं, राइट। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी और हमारी क्लास को लाइक भी। बात समझ आ गई। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई स्टूडेंट, इसके साथ साथ अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, या इसके साथ साथ हमारे आप में से कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि भाई हम टेस्ट लें और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आएं, और आपको जबरदस्त तरीके से कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो अगर आपके पास एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज है तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं टेस्ट प्राइम के बारे में। हमने कुछ टाइम पहले टेस्ट प्राइम लॉन्च किया था, जहां पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि 500 से भी ज्यादा एग्जाम की तैयारी, 500 से भी ज्यादा एग्जाम की तैयारी आप इस टेस्ट प्राइम को ज्वाइन करके कर सकते हो। यह टेस्ट प्राइम आपको मिलेगा 12 महीने की वैलिडिटी के लिए। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, सीडीएस, डिफेंस का कोई एग्जाम, आपका स्टेट का एग्जाम, यूपी का एग्जाम, स्कूल का एग्जाम, कोई एग्जाम दे रहे हो कि 500 से भी ज्यादा एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको एक ही टेस्ट प्राइम के अंदर मिल जाती है। आपको डिस्काउंट कोड लगाना है प्राइम 70, आपको डिस्काउंट कोड लगाना है प्राइम 70। तो अभी जाइए, अगर आपको टेस्ट देने में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो जबरदस्त तरीके से मॉक टेस्ट देना, तो आप जाइए टेस्ट प्राइम को बाय कीजिए, आपको हमारी ये एप्लीकेशन से, वेबसाइट से मिल जाएगा। तो आज के लिए भैया इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, बाय बाय। कल मिलेंगे शाम को 6 बजे, करेंगे जबरदस्त 50 क्वेश्चंस।